A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू का ब्लॉक 1 यूनिट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. So guys, without wasting our time, let's get started. So this particular video is very comprehensive and informative. Hope you like it. Do comment and share and subscribe for more support. So, the very first thing that we need to know is the content. So this particular unit includes the following content. So first of all, we have psychology, its relation with other fields and sciences. So सबसे पहले हम समझेंगे कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका दूसरे फील्ड्स या दूसरे साइंसेस या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशन है. नेक्स्ट, द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन का नेचर क्या है. ऑल्सो व्हाट इज़ द स्कोप, कि साइकोलॉजी का बाकी फील्ड्स में या फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा, ये भी हम पढ़ेंगे. अर्ली डिविजन्स ऑफ साइकोलॉजी, स्टार्टिंग में साइकोलॉजी को किस बेसिस पे और कैसे डिवाइड किया जाता था हम ये देखेंगे. फिर हम देखने वाले हैं सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी. तो सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी वुड बी इंक्लूडिंग मैनी टाइप्स. ओके, नेक्स्ट कम्स, so these four are done, then we would actually enter in the world where psychology have a status in India. We would study how psychology in India is practiced. हम देखेंगे कि साइकोलॉजी इंडिया में ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके से कैसे यूज़ होती है. तो जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसके अंदर आपको, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आपको ये 3 बुलेट समझाने को मैं मिलूँ. 3 टॉपिक हम ये समझेंगे. सेकेंड पार्ट के अंदर हम बचा हुआ सेक्शन कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the very first most topic. Yeah, so the very first and the most topic that we should know is basically the, just a second, psychology, its relation to other fields and sciences. कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का दूसरे फील्ड या साइंसेस के साथ क्या रिलेशन रहा है. देखिए, ये जो सब्जेक्ट हैं ये अपने आप से इवॉल्व नहीं होते हैं. ये दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर या दूसरे डिसिप्लिन्स के अंदर से निकल के और फिर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनते हैं. तो हर एक सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या साइंस का एक दूसरे या फिर डिफरेंट साइंसेस से रिलेशन होता ही होता है. तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उसका दूसरे साइंसेस या फील्ड्स के साथ कैसा रिलेशन है. साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरल साइंस, हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि हम साइकोलॉजी को एक बिहेवियरल साइंस समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को असेस करता है, समझता है और बताता है कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर के क्या कॉजेज़ रहे होंगे और पर्टिकुलरली वो बिहेवियर कैसी कंडीशन में दोबारा अकर हो सकता है. साइकोलॉजी ये सब कुछ पढ़ता है, तो इसीलिए हम साइकोलॉजी को बिहेवियरल साइंस कहते हैं. तो साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरल साइंस शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस. कहना क्या चाहते हैं कि साइकोलॉजी जो एक बिहेवियरल साइंस है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक कॉमन फीचर शेयर करता है दूसरे फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ. नेक्स्ट कम ऑल साइंसेस, जितने भी साइंसेस या जितने भी सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स होते हैं, दे हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. मतलब कि कोई भी साइंस होगा या कोई भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन होगा, उसको हम प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं. प्लस वी डील विद ह्यूमन प्रॉब्लम. हम अपने नॉलेज को, अपने जो डिसिप्लिन या सब्जेक्ट या साइंस की जो नॉलेज है, हम उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, है ना. हमने आज कुछ पढ़ा कि नाइफ को जो है
शार्प साइड से, नाइफ का जो शार्प साइड है उसी से हमें वेजिटेबल्स काटने चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसका जो बेसिकली फोर्स रहेगा वो पीक पे रहेगा उस पर्टिकुलर शार्प पॉइंट से, तो इसलिए हम हमेशा एक शार्प नाइफ से एक वेजिटेबल या फिर फ्रूट काटते हैं। ओके, सो ये हमारी नॉलेज थी ऑफ साइंस। ओके, हमने इसको अपने डे टू डे लाइफ में उतार दिया, प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, सो दैट, क्यों अप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में? टू डील विथ ह्यूमन प्रॉब्लम, जिससे कि हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो कंप्लीट और ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऑल द साइंसेज इन्वॉल्व्स, जितने भी साइंसेस होते हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, मतलब डे टू डे लाइफ में हम अपनी कोई भी सब्जेक्ट या साइंस या डिसिप्लिन की नॉलेज अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, सो दैट हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए। ऑल्सो दीज साइंसेज इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो साइंसेस होते हैं ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं। जब हम अपनी नॉलेज को डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे तो हमारी जो लाइफ की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे और हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कम, साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टेक्निक्स। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसने बहुत सारी टेक्निक्स को डेवलप करा है। ओके, ग्रो हुई है बहुत सारी टेक्निक साइकोलॉजी के अंदर टू हेल्प पीपल, जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो पाए और उन्हें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल पाए। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप और ग्रो हुई हैं जिसकी वजह से इट लीड्स टू हैप्पियर लाइफ एंड इट प्रमोट्स साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगर हमारी जो साइकोलॉजी की टेक्निक्स नहीं होती तो क्या होता? हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, स्ट्रेस बढ़ता। ओके, वी वुड बी वेरी कंफ्यूज्ड, हमारी डे टू डे लाइफ प्रॉपर्ली नहीं चलती, हम एक शेड्यूल नहीं बना पाते। ओके, सो साइकोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो हेल्प करती हैं पीपल को, लोगों को, सो दैट दे लिव अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ हम क्यों जिएंगे? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी अगर हम साइकोलॉजी की टेक्निक्स को अपनी डे टू डे लाइफ में उतारते हैं। ऑल्सो इट प्रमोट्स, मतलब कि हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मतलब कि हमारी जो मानसिक तंदुरुस्ती है वो भी अच्छी होती है, ऑल बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी हमारा बिहेवियर पढ़ता है, हमारे माइंड के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस है वो रिफाइन कराता है, तो उससे हमारी डे टू डे लाइफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं और साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट कम्स, साइकोलॉजी इज़ बेसिकली केयर। ओके, इन साइकोलॉजी वी नीड टू गिव केयर, हमें केयर करनी पड़ेगी, प्लस हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वेरियस बिहेवियरल ऑर्डर्स। बेसिकली साइकोलॉजी क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव करता है तो वो हमारी बेसिकली केयर करता है और हमें बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, अगर हमारा बिहेवियर नहीं अच्छा हो पाता, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन आता जा रहा है, हमें एंग्जाइटी होती जा रही है, तो ये सारे हमारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। अगर साइकोलॉजी नहीं होगा तो ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लोगों की जो हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो हिंडर होती है, वो ख़राब होती है या ख़त्म होती है। नेक्स्ट का, द एमर्जेंस ऑफ न्यू नॉलेज। कोई भी नई नॉलेज, ठीक है, कोई भी नई नॉलेज कब आती है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। जब दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स एक दूसरे में मर्ज होते हैं या इंटरेक्ट करते हैं और उसमें से हमने एक नया सब्जेक्ट निकाल के रखते हैं, तो ये जो नई नॉलेज बन के आती है वो हमारे इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन से आती है। और इसीलिए हम साइकोलॉजी का रिलेशन पढ़ रहे हैं कि दूसरे फील्ड्स के साथ साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है। जैसे कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है, मिलिट्री और साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है, ओके, सोशल साइंसेस और साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी नीड टू स्टडी इट सो दैट जिससे कि हमारी नॉलेज गेन हो और नॉलेज एनहेंस हो। नेक्स्ट कम द टॉपिक ट्रांसकेशनलिज्म। सो
ट्रांसकेशनलिज्म क्या होता है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ओके, व्हेन अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, मतलब कि अलग अलग फील्ड्स या अलग अलग साइंसेस से अगर साइंटिस्ट आते हैं, दे हैव टू बेसिकली कम एंड जॉइंटली हैंडल, और एक साथ मिलके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम ट्रांसकेशनलिज्म कहते हैं। और ट्रांसकेशनलिज्म कब होता है? मान लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक के थ्रू आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, तो हमें डॉक्टर्स चाहिए, ओके, हमें नई मेडिसिन और नई टेक्नोलॉजी बनानी है, तो हमें बहुत सारे साइंटिस्ट चाहिए। हमें लोगों की मेंटल हेल्थ, जो लोग लॉकडाउन में घर पे रह के स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, टीचर्स, ओके, ये सब भी चाहिए। तो क्या होता है, जब एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, मतलब अलग अलग फील्ड के बहुत ही प्रोमिनेंट या इम्पोर्टेंट लोग एक साथ जुड़ के एक पर्टिकुलर बेसिकली प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े होकर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसकेशनलिज्म। इस टाइम पे, इस पैंडेमिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो हमारे ये बेसिकली यही फिनोमिना अभी टेक प्लेस हो रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स पेशेंट्स की हेल्प करने में लगे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ओके, एंड आर साइकाइट्रिस्ट, ये सब पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ को सुधारने में लगे हुए हैं। तो ट्रांसकेशनलिज्म जो एक फिनोमिना है, वो असलियत में हमें अब देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर ट्रांसकेशनलिज्म हमें किसी ना किसी ऐसे ही पैंडेमिक या फिर डिज़ास्टर्स के टाइम पे देखने को मिलता है, जब सब एक साथ मिलके साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड बेसिकली कम टुगेदर एंड दे हैंडल अप द प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो over years, over years one science, या तो कोई एक साइंस या एक डिसिप्लिन और मोर देन वन साइंस हैव, या तो कोई एक साइंस या एक सब्जेक्ट या उसके साथ बाकी मिलके हैव इन्फ्लुएंस्ड, मतलब कि उन्होंने डेवलपमेंट इन अदर साइंसेस। Basically, I will read it again completely, then I will explain. Okay, so over years, one or more sciences, one or more than one have influenced development in other sciences. No particular science can be completely isolated from other sciences. कहना क्या चाहते हैं कि इतने सालों से बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो चलते आ रहे हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स या फील्ड्स जो आती जा रही हैं, वो क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी साइंस या डिसिप्लिन एक दूसरे से कंप्लीट आइसोलेट नहीं हो पाता है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी का किसी और सब्जेक्ट या और डिसिप्लिन से रिलेशन ही नहीं है, साइकोलॉजी बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो गया। नो, इट इज़ नेवर, बिकॉज हर एक साइंस दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड अप होता है और एक दूसरे के साथ मिलके ही डेवलप होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि साइकोलॉजी की जो बेसिकली ओरिजिन हमें फिलॉसफी से मिलती है, फिलॉसफी को हम साइकोलॉजी की मदर कहा जाता है, दैट फिलॉसफी इज़ बेसिकली मदर ऑफ साइकोलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी वहाँ से निकल के आया है, साइकोलॉजी एक दूसरे सब्जेक्ट से डेवलप होके और फिर आया है। साइकोलॉजी अपने आप में बिल्कुल अलग, कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी जो है अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड अप रहता है। ओके, कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेशन में नहीं जा सकता। नेक्स्ट का, डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेस इज क्वाइट क्लोजली रिलेटेड। हर एक डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस जो है, अलग अलग तरीके की जो साइंस या सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह रिलेटेड होते हैं। Psychology emerged as an independent field of scientific inquiry, but still has a very close relationship with other
साइंसेस। साइकोलॉजी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है एक बड़ी ही अच्छा सब्जेक्ट बन चुका है और इसकी बहुत सारे रिसर्चेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप में सॉल्व कर देता है। बट असलियत में स्टिल साइकोलॉजी का बहुत सारे साइंसेस के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। साइकोलॉजी इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अदर साइंसेस ओनली। साइकोलॉजी कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकता। ओके ये जो साइकोलॉजी आज एक बहुत ही अच्छा इंडिपेंडेंट फील्ड बन पाया है, ये बिकॉज ऑफ अदर साइंसेस के वजह से ही होता है। हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड अप रहता है। Psychology's emergence is possible due to other sciences like genetics, physiology, neurology, medicine. तो साइकोलॉजी की जो इमर्जेंस है, बेसिकली साइकोलॉजी डेवलप हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है, वो दूसरे साइंसेस की वजह से हुआ है। हम अगर दूसरे साइंसेस को देखते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, देन कम्स फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन्स और बहुत सारे डिसिप्लिन्स आगे आते हैं। साइकोलॉजी अपने आप में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर थोड़ा बहुत सारे साइंसेस और सब्जेक्ट्स का मिला हुआ पोर्शन होता है। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, बेसिकली साइकोलॉजी जो डेवलप हुआ है, साइकोलॉजीज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट इन अदर साइंसेस टू। मतलब कि साइकोलॉजी जो आज हमें इतना विकसित होकर या फिर डेवलप होकर या ग्रो करके देखने को मिलता है, साइकोलॉजी जो आज इतना वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है, इट इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड है। ओके तो अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो साथ के साथ साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट और चेंजेस आएंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे कहने को मिलता है दैट साइकोलॉजीज डेवलपमेंट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट इन अदर साइंसेस टू, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स etc. साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड है। तो जब इन सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस आते हैं ना, तो साथ के साथ साइकोलॉजी के अंदर भी चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट विच इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज डिपेंड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अदर डिसिप्लिन। देखिए अब एक्सपैंड होता है, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब किसी भी एक फील्ड का, मान लीजिए हम साइकोलॉजी को ले लेते हैं, तो साइकोलॉजी की जो साइंटिफिक नॉलेज है वो एक्सपैंड हो रही है, ग्रो कर रही है। ओके इट इज़ ग्रोइंग। तो ये जो ग्रोइंग जो हमें अब दिख रही है, जो हमें ग्रोथ दिख रही है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के अंदर या साइंस के अंदर, इट इज़ ऑल बिकॉज कि दूसरे जो सब्जेक्ट जिससे साइकोलॉजी लिंक्ड अप है उसके अंदर बहुत सारी नई नई खोज हो रही हैं। जैसे जैसे साइकोलॉजी की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनके अंदर नई नई डेवलपमेंट होएगी या खोज होंगी, इन्वेंशंस होंगे, तो फाइंडिंग्स आएगी, वैसे वैसे साइकोलॉजी भी ग्रो करेगा और इसकी वजह से साइंटिफिक नॉलेज जो है साइकोलॉजी की वो भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट कम, जितने भी हमारे साइंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज दिस, साइंसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू, जितने भी साइंसेस होते हैं, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं या डिसिप्लिन्स होते हैं, हम उनको 4 की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस, इसके अंदर आपका क्या क्या आ सकता है, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, ओके, बायोसाइकोलॉजी एंड जेनेटिक्स हो गया और बहुत कुछ आ सकता है, बायोलॉजी सब कुछ आ सकता है। फिजिकल साइंसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह आ सकता है। मेडिकल साइंसेस में आपकी मेडिसिन यहाँ पे आ सकता है।
और आपकी वैक्सीन्स की जो स्टडीज़ होती हैं और वायरसेस वगैरह बहुत कुछ आ सकता है. देन कम सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस में हम सबको पता है सब बहुत कुछ होता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजी होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशियोलॉजी मिल सकता है, और हमारा एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कुछ हमारा सोशल साइंसेस में भी होता है. तो जितने भी हमारे साइंसेस होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, वो 4 कैटेगरी में बढ़ते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल साइंसेस, then physical sciences, then medical sciences, and the last is social sciences. Next come the thing. Okay. अब हम पढ़ने जा रहे हैं. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है. उसके अंदर हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का बाकी फील्ड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है. बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है साइकोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स के साथ. ये हमें अभी देखने को मिला. अब बात आती है, क्योंकि साइकोलॉजी इतना दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड अप है, तो साइकोलॉजी का बेसिकली नेचर क्या है, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, और साइकोलॉजी का क्या स्कोप है इन द फ्यूचर, या इस टाइम पे भी साइकोलॉजी की क्या क्या पहुंच है, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर. हमने स्टार्टिंग में रिवाइज करा था कि पिछले यूनिट्स से हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी जो साइंस है वो साइंस है, वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, समझते हैं. ठीक है, तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर. ओके, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल. मतलब कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर तो पढ़ता है, लेकिन जो हमारे स्टडी एरिया में होता है वो उन सारी चीज़ों को साथ के साथ अदर इंडिविजुअल्स को भी साइकोलॉजी पढ़ने की क्षमता रखता है. नाउ साइकोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन. साइकोलॉजी के अंदर जो आपको साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स होते हैं जो प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरह साइकोलॉजी की फील्ड में एक रोल निभाते हैं, दे एक्चुअली ऑब्जर्व. ओके, दे ऑब्जर्व द इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक लर्निंग निकालते हैं, मतलब कि कंक्लूजन निकालते हैं, या फिर वो एक एनालिसिस निकालते हैं. वो समझते हैं, पहले वो देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और फिर एक डिसीजन पे पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ लर्निंग. तो ऑब्जर्वेशन प्लस लर्निंग प्रोवाइड्स अस क्या, कि साइकोलॉजी ऑब्जर्व करता है और लर्न करता है, और उसके बाद इट ट्राइज टू फाइंड आउट, ये कोशिश करता है, साइकोलॉजी कोशिश करता है कि वो फाइंड आउट कर पाए कि बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल शो कर रहा है एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अंदर या कंडीशन के अंदर, उस पर्टिकुलर बिहेवियर के उस पर्टिकुलर कंडीशन में होने के कारण क्या है, कॉजेस क्या है. तो साइकोलॉजी का ये स्कोप है, साइकोलॉजी की ये पहुंच है कि वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है थ्रू द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर द थिंग्स. या ऑल साइंसेस, जितने भी साइंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं. या तो वो साइंस, अब हमने साइकोलॉजी का जो है स्कोप देख लिया है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो हमारे साइंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी साइंसेस हैं, हम उनको 2 हिस्सों में बांटते हैं. द वेरी फर्स्ट इज दिस बेसिक या फिर एकेडमिक ब्रांच. जितने भी साइंसेस हैं हम उनको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं. या तो आपका बेसिक होगा, बेसिक एकेडमिक ब्रांच होगा, या फिर आपका एक अप्लाइड ब्रांच होगा. जो बेसिक ब्रांच होता है ना, उसके अंदर जो भी साइंस का सब्जेक्ट होता है वो जो है रिजल्ट होता है एकेडमिक क्यूरियोसिटी का, या एक क्वेश्चन का जो एक इंसान एकेडमिक तौर पे उठाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई साइंस का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, और हम
बेसिकली जो बेसिक या एकेडमिक ब्रांच होता है उसके अंदर हम जैसे बुक का कंटेंट होता है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे एक तरीके से नई नई चीज़ों को खोजा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछें वाई एन एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, कि एक एप्पल जब पेड़ पे से टूटता है तो वो ज़मीन पे क्यों गिरता है, वापस हवा में क्यों नहीं जाता है. तो ये जब क्वेश्चन उठा तो इसकी वजह से एक थ्योरी निकली, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. क्यों नहीं गिरता, क्योंकि ग्रेविटी धरती के ऊपर है. तो ये जो पर्टिकुलर साइंस का सब्जेक्ट है, आपको पता है किसका है, फिजिक्स का है. तो ये पर्टिकुलर जो साइंस का सब्जेक्ट है ये बेसिक या फिर एकेडमिक ब्रांच से आता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर साइंस है इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, ये थ्योरी बनी कैसे, जब हमने एक क्यूरियोसिटी के साथ एक क्वेश्चन उठाया, हमने थोड़े सा दिमाग लगा के क्वेश्चन उठाया कि ये आखिर ऐसा होता कैसे है. तो जब किसी भी बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के वजह से, मतलब हम एक क्यूरियोसिटी में आके हम थोड़े ज़्यादा इच्छुक होके क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कॉज पूछ लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ का, तो वहाँ पे हमारा बेसिक या एकेडमिक ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं. ठीक है. दूसरी तरफ हमारी जो है अप्लाइड ब्रांच आती है. अप्लाइड से आपको क्या समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी ये जो नॉलेज है, जो स्टार्टिंग में हमने ए पार्ट में नॉलेज देखी है ना, हमने थ्योरी बना दी, तो जब हम इस नॉलेज को डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट हमारे अप्लाइड ब्रांच के अंदर आ जाते हैं. तो अप्लाइड ब्रांच जो होती है उसके अंदर वो सब्जेक्ट्स या वो डिसिप्लिन्स होते हैं जो डील करते हैं विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग बेसिक एकेडमिक ब्रांच. मतलब कि बेसिक एकेडमिक ब्रांच से जो हमें नॉलेज गेन होती है उसको हम अप्लाइड ब्रांच के अंदर डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं. तो इस हिसाब से हम कोई भी सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं. एक तरफ तो उस सब्जेक्ट के अंदर हमें नॉलेज मिलती है, थ्योरी मिलती है, और दूसरी तरफ हमें उस सब्जेक्ट को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने का मौका मिलता है. तो ये था कि सारी साइंसेस को हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं. एक तो बेसिक या एकेडमिक ब्रांच जिसके अंदर हम थियोरेटिकल बातें करते हैं, और दूसरी तरफ होता है अप्लाइड ब्रांच जिसके अंदर हम उस सब्जेक्ट की थ्योरी को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. नाउ let's move on to our next slide, that is इसी का कंटिन्यूएशन है जिसके अंदर हम देखेंगे. यस, जस्ट अ सेकेंड. बोथ ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं, एक तो हमारी बेसिक ब्रांच थी और एक थी अप्लाइड ब्रांच. तो बोथ द ब्रांचेस आर नॉट रिजिड. रिजिड क्या होता है, दोनों रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, दे कन्वर्ज ऑल्सो. मतलब कि ये नहीं है कि थ्योरी, अगर हमें पहली वाली ब्रांच से थ्योरी मिल गई तो हम बस उसी पे अटके रहेंगे, हम उसको अप्लाई भी करेंगे. तो दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं. दोनों ब्रांचेस, मान लीजिए ये ब्रांच ए है और ये ब्रांच बी है, तो दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करती है. तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये दोनों मिलके अपना काम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आके दोनों ब्रांचेस जो है कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके, या एक दूसरे के साथ ये दोनों ब्रांचेस इंटरैक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो मैनी थ्योरीज ऑफ बेसिक क्या, मैनी थ्योरीज ऑफ बेसिक ब्रांच हैव द पोटेंशियल, उनके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है टू बी अप्लाइड, उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की बहुत सारी थ्योरीज के अंदर पोटेंशियल होती है, जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं. ओके, तो बेसिक ब्रांच में हमने थ्योरी बनाई और वो थ्योरी के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. तो हम उसको अपनी अप्लाइड वाली ब्रांच के अंदर यूज़ कर लेते हैं. तो द अप्लाइड ब्रांच हैज़ ऑल्सो कम अप विथ न्यू थ्योरीज. ऐसा नहीं है थ्योरीज सिर्फ और सिर्फ
अपनी बेसिक ब्रांच में बनेगी। नो, थ्योरीज देखिए, मान लीजिए अब आपने जो है आप बेसिक ब्रांच से बात करते हैं और आप वहाँ पे जो है एक थ्योरी बनाते हैं बेसिक, ठीक है, वहाँ पे आप थ्योरी बनाते हैं और आपको लगता है कि हम इसको जो है अप्लाइड वाली ब्रांच में ले जाके और डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप वहाँ पे ले गए और आपने डे टू डे लाइफ में उस थ्योरी को लगाने की कोशिश करी। मान लीजिए आपने ग्रेविटी को लगाने की कोशिश करी डे टू डे लाइफ में, और मान लीजिए वो वहाँ पे नहीं लग पाती, आपको उस पर्टिकुलर थ्योरी में और थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो जो चेंजेस होंगे या फिर वो जब मॉडिफिकेशंस होंगी वो हम अप्लाइड ब्रांच में भी कर सकते हैं और एक नई थ्योरी के साथ वहाँ पे आ सकते हैं। और इससे भी एक पॉइंट क्लियर होता है कि दोनों जो ब्रांचेस हैं वो कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और फिर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम करती हैं। तो द अप्लाइड ब्रांच हैज़ ऑल्सो कम अप विद न्यू थ्योरीज दैट आर लेटर एडेड टू बेसिक ब्रांच। तो अप्लाइड ब्रांच भी नई नई थ्योरीज के साथ आ सकता है और फिर हम उन थ्योरीज को बेसिक ब्रांच में भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों ही ब्रांचेस दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है, ओके, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने की कोशिश करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू परमेश्वरन एंड बीना, ये हमारे दो साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू परमेश्वरन एंड बीना in 1998 psychology can be broadly classified into psychology इनके हिसाब से दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहला है डिफरेंशियल साइकोलॉजी और दूसरा है जनरल साइकोलॉजी। तो इनके हिसाब से, इन दोनों साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से साइकोलॉजी को हम दो ब्रांचेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ द डिफरेंशियल साइकोलॉजी एंड सेकेंड इज़ द जनरल साइकोलॉजी। अब हम एक एक करके इन दोनों साइकोलॉजीज़ को पढ़ेंगे और ये वाली हमें मिली कहाँ से है, परमेश्वरन एंड बीना से इन 1998। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, ओके, सो अब हमने देखा परमेश्वरन एंड बीना जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1998 के अंदर हमें साइकोलॉजी को दो हिस्सों में बांट के दिया, ठीक है। एक तो हमारा डिफरेंशियल साइकोलॉजी दिया और एक तरफ हमारा जनरल साइकोलॉजी दिया। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल या इंसान, ओके। तो इससे क्या पता चलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में होता है, अगर आप क्लास 11th की बुक या 11th या 12th की बुक पढ़ी होगी तो उसमें बताते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, और इग्नू में भी एक पूरी की पूरी बुक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जो कि आगे जाके यहाँ पे भी कंप्लीट होगी। तो बेसिकली डिफरेंशियल साइकोलॉजी के अंदर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिर मेजर करते हैं, नापते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है जब एक इंडिविजुअल, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उसी को हम, जो उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनके बीच में जो अलग अलग बेसिकली टाइप्स होते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हम सबको पता है, सेम नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है और इसी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी के अंदर हम इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन्हें मेजर करते हैं, नापते हैं और फिर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जनरल साइकोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे जनरल साइकोलॉजी के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफ जेनरलिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़ इन बिहेवियर। कहना क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ पे तो हम बिहेवियर, जो डिफरेंशियल वाला है उसमें हम बिहेवियर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं
कि जो लोग हैं उनके बिहेवियर के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ या कॉमन फीचर देखने को मिलती है। और इसीलिए साइकोलॉजी को दो हिस्सों में बांटा गया है बाय परमेश्वरन एंड बीना, कि या तो हमारी डिफरेंशियल साइकोलॉजी हो सकती है जिसके अंदर हम एक दूसरे के बिहेवियर के अंदर के डिफरेंसेस देखते हैं कि कौन किससे कैसे डिफरेंट है, किसका बिहेवियर कैसे डिफरेंट है, और या फिर हम उसके अंदर कॉमन चीज़ें देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ देखते हैं या फिर जनरलिटीज़ देखते हैं एक दूसरे के बिहेवियर के अंदर। नाउ लेट्स गो अहेड, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये। सो या अब हम देखेंगे अर्ली डिविजन्स ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर पार्ट 1 ऑफ वीडियो के अंदर। तो अर्ली डिविजन्स ऑफ साइकोलॉजी, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि साइकोलॉजी को पहले के टाइम पे कैसे डिवाइड किया जाता था। ओके, साइकोलॉजी को पहले के एरा के हिसाब से साइकोलॉजी की क्या डिवीजन रह चुकी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो डिवीजन देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। या सो साइकोलॉजी, it started with basic branches which were, साइकोलॉजी को अगर हम पहले के हिसाब से देखें तो अर्ली डिवीजन के हिसाब से साइकोलॉजी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एक्सपेरिमेंटल ब्रांच और दूसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच। या तो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल ब्रांच से बिलोंग करेगा या फिर साइकोलॉजी नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच से बिलोंग करेगा। मतलब कि साइकोलॉजी के दो टाइप यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, पर दीज आर अकॉर्डिंग टू आर अर्ली डिविजन्स। बाद में जब हम सब फील्ड्स पढ़ेंगे तो तब हमारा अलग टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके दोनों ही ब्रांचेस को, ठीक है। यस, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जो ये पहले के हिसाब से हमारे साइकोलॉजी को डिवाइड किया गया है उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हम देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली स्टार्टेड विद द रिसर्च, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लिखा है तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रिसर्चेस होंगी। तो इस साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमारी रिसर्चेस से शुरुआत होती है और उन रिसर्चेस के थ्रू हम साइकोलॉजी के डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो इट स्टार्टेड विद रिसर्च स्टडीज़ इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजिकल लर्निंग एंड परसेप्शन प्रोसेसेस। तो इसके अंदर सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल जो है रिसर्च करते हैं, जिससे कि हम फिजियोलॉजिकल और हमारी जो लर्निंग होती है और हमारे जो परसेप्शन होते हैं, परसेप्शन क्या होता है, हमारी समझ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या भावना या फिर हम क्या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के समझते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है। तो उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में फिजियोलॉजिकल लर्निंग और परसेप्शन के प्रोसेसेस के बारे में रिसर्च करी, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ट्राइड टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई किया, समझने की कोशिश करी द बेसिक कॉजेस, बेसिक मतलब बिल्कुल मामूली वजह क्या थी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, नॉट डायरेक्टली अप्लाइड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उन्होंने ये जो कोशिश, ये जो कॉजेज़ हैं, ये वो कॉजेज़ हैं जो कि डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लगाते, पर इंटरनल तरीके से हम कैसे दिमाग में परसीव करते हैं। देखिए, जो हम लर्न करते हैं, जो हम परसीव करते हैं, वो ही हमारी हेल्प करता है सॉल्व करने में, पर हम उसको डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, वो इंटरनली प्रोसेस घूमता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट पहले काम करते थे कि हमारा जो बिहेवियर शो हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो वो बिहेवियर के बेसिक कॉज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कम साइकोलॉजिस्ट एंगेज्ड इन बेसिक रिसर्च, तब से बेसिक रिसर्च ही चल रही है। तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर साइकोलॉजिस्ट एंगेज्ड इन बेसिक रिसर्च एंड स्टडीज बेसिक प्रोसेसेस।
साइकोलॉजी के अंदर जो पहले के टाइम पे जब ये डिवीज़न हुई थी तो उस टाइम पे समझ में आता था कि साइकोलॉजिस्ट जो थे वो बेसिक रिसर्च, मामूली एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च करने में लगे हुए हैं और बेसिक प्रोसेसेस जो मामूली कॉमन, बेसिकली कॉमन या सबसे फंडामेंटल प्रोसेस हमारे दिमाग में जो होता है उनके बारे में वो पढ़ने की कोशिश उस टाइम पे कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, मेमोरी एंड सेंसेशन एंड एट्सेट्रा. ये लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है. हम रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके लर्न करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, नई नई चीज़ों को सेंस करते हैं. ये बेसिक प्रोसेस है और यही उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट, जब ये डिवीज़न, इस डिवीज़न के हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली इन प्रोसेसेस के बारे में जानने की कोशिश करते थे थ्रू द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स. नाउ कम्स द नेक्स्ट स्लाइड. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट. ओके, अभी हमने देखा वो हमारे सेंसेशन, लर्निंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. Just a second, I need to basically reach that. Yes. So in experimental psychology, जो experimental psychologists थे, they used to investigate how behavior is modified. हमारा जो behavior है वो modify कैसे होता है, वो change कैसे होता है with the passage of time. कि time चलता जा रहा है, लोग नई नई चीज़ें experience कर रहे हैं और फिर अपना behavior change करते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ हो कैसे रहा था. How individuals retain these modification. अब हमने पिछली बार ये कंडीशन में एक गलती कर दी. हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन आई, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक गलती कर दी, हमारा उस टाइम पे अच्छा नहीं रहा, हमने एक्सपीरियंस करा और फिर अपना बिहेवियर मॉडिफाई किया और अगली बारी अच्छी तरह अटेम्प्ट दे दिया. ठीक है, तो हमें वो मॉडिफिकेशन कि क्या चेंज चाहिए हमें अपना बिहेवियर सुधारने के लिए, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे याद रहती है. हाउ दे प्रोसेसेस इन्फो. हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हम अपनी बिहेवियर के थ्रू अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ा टू अलाउ टू पीपल एक्सपीरियंस. ठीक है, तो बेसिकली इट इन्वेस्टिगेटेड हाउ बिहेवियर इज मॉडिफाइड, हाउ इंडिविजुअल्स रिटेन दीज मॉडिफिकेशंस, हाउ दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, जिससे कि इंसान एक्सपीरियंस कर पाए सराउंडिंग सिचुएशंस को. हम मॉडिफिकेशंस क्यों कर पाते हैं, जिससे कि हम नई सिचुएशन, नया एक्सपीरियंस कर पाए. तो हम इतने सारे मॉडिफिकेशन और इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि पीपल कैन एक्सपीरियंस सराउंडिंग सिचुएशंस एंड फैक्टर्स दैट अर्ज देम ऑन एंड गिव देम just a second. Yeah. Yes. And give them directions to behavior. Basically क्या फैक्टर्स रहते हैं जो कि हमें बेसिकली आगे उस पर्टिकुलर बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कौन हमें अलाउ करता है, हम कैसे एक दूसरे को मॉडिफिकेशंस करने के लिए अलाउंस देते हैं. तो ये सब कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट कम द टॉपिक विच इज़ बेसिकली, अब हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी देख ली, अब इसका अपोजिट है नॉन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. यस,
नाउ द लास्ट टॉपिक इज नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच. साइकोलॉजी को जब 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो एक तो हमारा एक्सपेरिमेंटल वाला था जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते थे हमारे जो बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको समझने के लिए. अब नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच के अंदर इंक्लूड होता है हमारा पर्सनालिटी, सोशल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस. ठीक है. एकेडमिक ब्रांचेस हैव फर्दर सब ब्रांचेस. बेसिकली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, यहाँ पे आप नई नई थ्योरीज को डेवलप करेंगे और बेसिकली आपकी पर्सनालिटी, आपके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, आपकी सोशल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को पढ़ेंगे या उनको एनालाइज करेंगे, उनकी ब्रांचेस बनाएंगे, नई नई थ्योरीज बनाएंगे. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च के थ्रू नहीं, लेकिन बेसिक थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप साइकोलॉजी को समझने के लिए कोशिश करेंगे. सो एकेडमिक जैसे कि इस पर्टिकुलर नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच के अंदर इंक्लूड होता है हमारा पर्सनालिटी, सोशल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस. और हमारे कुछ एकेडमिक ब्रांचेस हैं जो इनके और सब फील्ड्स या सब ब्रांचेस हमें नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच के अंदर देखने को मिलते हैं. जैसे कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उससे हम देख सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसके आगे और सब टाइप हो जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी. बेसिकली हम नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच के अंदर नई नई थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं. तो अप्लाइड फील्ड्स हैज़ ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेनी थ्योरीज. जो पीछे हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनके थ्रू भी हमें बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिलती है. सो गाइस, now this particular part 1 of this particular unit has gone end, and hope you actually enjoyed and understood the concepts. And अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. Also you can comment and like and subscribe the channel. Thanks a lot guys. Stay tuned for more content in future. Thanks a lot.